हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं पढ़ाऊंगी क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, तो यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं। पहले यूक्लिड ज्योमेट्री नाम आया कहाँ से? देखिए, यूक्लिड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथ के ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे स्टेटमेंट क्लियर करे जो मैथ में आगे चलकर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। उन कॉन्सेप्ट्स को, उन स्टेटमेंट्स को उन्होंने नाम दिया यूनिवर्सल ट्रुथ। और उन यूनिवर्सल ट्रुथ को उन्होंने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज एक्सियम एंड सेकंड इज पोस्टुलेट। ठीक है, अच्छा, ये एग्जियम्स क्या होते हैं? ये एग्जियम्स वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम पढ़ के ये कह सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ तो हमने अब तक पढ़ी है। पोस्टुलेट वो चीज़ें होती हैं जो पढ़ने में थोड़ी कठिन होती हैं और जो स्पेसिफिक ज्योमेट्री के लिए डिज़ाइन करी गई हैं। एग्जियम स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए डिज़ाइन नहीं करी गई हैं, ये हमारे नॉर्मल मैथ में काम आती हैं। ठीक है, तो यूक्लिड ने एक्सियम्स को एक्सप्लेन किया और पोस्टुलेट्स को भी अलग से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ एक्सियम्स एंड व्हाट इज़ पोस्टुलेट। तो एक्सियम्स होते हैं 7 और पोस्टुलेट होते हैं 5, जो हमें क्लास 9th के सिलेबस के अंदर कवर करने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज़ एक्सियम्स। यूक्लिड ने 5 एक्सियम दिए, जिसमें पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि कोई 2 चीज़ें हैं और वो सेम थिंग के बराबर हैं, तो वो जो 2 चीज़ें हमने ली थी वो आपस में बराबर हो जाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, ए बी x सेंटीमीटर के बराबर है और बी भी x सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि ए बी 4 फुट का है और बी भी 4 फुट का है। तो ए और बी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 4 फुट, अगर 4 फुट को लें तो 4 फुट आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी। सेकेंड एक्सियम कहता है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। कोई 2 इक्वल चीज़ें लीजिए और उसमें इक्वल ही ऐड कर दीजिए। 2 इक्वल ली मैंने, 5 और 5, 2 इक्वल चीज़ें ली 5 और 5, उसमें मैंने इक्वल ही ऐड कर दिया +1 +1। तो जो हमारा होल यानी कि आंसर निकल के आया 6, ये भी इक्वल हो जाएगा, जैसा कि कहा जा रहा है होल्स आर इक्वल। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड एक्सियम की तरफ। व्हाट इज थर्ड एक्सियम? थर्ड कह रहा है इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। सेम ऐसा ही सेकेंड वाले की तरह कि अगर इक्वल में से मैंने इक्वल ही माइनस कर दिया तो हमारा रिमाइंडर भी इक्वल ही होगा। यहाँ पे 4 मैंने इक्वल लिए, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया मैंने 1 और 1, ये भी इक्वल है, आंसर आया 3, ये भी इक्वल है। ठीक है, तो ये कहता है थर्ड एक्सियम। फोर्थ एक्सियम क्या कहता है? थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि कोई एक चीज़ अगर दूसरी चीज़ को अपने पीछे इस तरीके से छुपा ले कि वो दिखे ही ना, तो इसका मतलब समझ जाइए वो दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। यानी कि देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैं बिल्कुल इसी के बराबर लेंथ की एक स्ट्रेट लाइन काट दूं, तो पहली वाली लाइन छुप गई उसके पीछे। इसका मतलब ये है ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल थी। कंसिडर कीजिए, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर का सर्कल अचानक से ऊपर से आकर गिर जाता है, जिसके पीछे पहला सर्कल छुप जाता है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि जो ऊपर से सर्कल आया था वो बिल्कुल इक्वल था जो पहले से ही सर्कल रखा था उसके। दोनों सर्कल आपस में इक्वल थे।
ठीक है, अब आता है अगला। अच्छा, फिफ्थ एक्सियम, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल का मतलब होता है सारा और पार्ट का मतलब होता है टुकड़ा। तो ये एक्सियम कहता है कि जो सारा होता है वो टुकड़े से हमेशा बड़ा होता है। यानी कि ये सारा आप एक पिता को मान सकते हो और टुकड़ा एक बच्चे को। तो टुकड़े से बड़ा कौन? होल। यानी कि पिता हमेशा बड़ा होता है बच्चे से। ये है फादर एंड दिस इज चाइल्ड। तो फादर बड़ा हुआ ना चाइल्ड से। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, अब आता है सिक्स्थ एक्सियम, थिंक विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अदर। अगर कोई दो थिंग्स ली मैंने और वो सेम थिंग के इक्वल हैं और जो सेम थिंग है वो डबल है, तो वो जो मैंने थिंग्स ली थी वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये एक्सियम नंबर फर्स्ट से मैच खाता है। देखिए, यहाँ पे मैंने ए ली, ए भी 2x के बराबर है, बी ली, बी भी 2x के बराबर है, देन ए इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब आता है एक्सियम नंबर 7 विच इज लास्ट एक्सियम, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनोदर। यानी कि दो चीज़ें ली वो किसी हाफ थिंग के इक्वल हैं। यानी कि ए भी हाफ एक्स के इक्वल है और बी भी हाफ एक्स के इक्वल है, देन ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी। तो एक्सियम्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब पोस्टुलेट स्टार्ट करते हैं। पोस्टुलेट्स जो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए डिज़ाइन करे गए हैं। देखिए, पहला पोस्टुलेट पढ़ते हैं। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जाती है। ठीक है, ये पहला पोस्टुलेट है। सेकेंड पोस्टुलेट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। यानी कि देखिए, ये ए और बी एक टर्मिनेटेड लाइन है, ये ख़त्म हो चुकी, इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ेंगी। तो इनको हम इनडेफिनेटली कोई सी भी साइड में किसी भी दिशा में कितना भी बढ़ा सकते हैं इनडेफिनेटली। इधर भी हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी हम इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं। टर्मिनेटेड का आप मतलब समझ गए होंगे कि इनका यहाँ पे अंत तो हो चुका है, तो हम इनको किसी भी दिशा में कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब आता है थर्ड पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। देखिए, सर्कल को ड्रॉ करने के लिए केवल उसको एक सेंटर चाहिए और एक स्पेसिफिक रेडियस की ज़रूरत होती है। उसके थ्रू सर्कल कहीं भी ड्रॉ किया जा सकता है। केवल उसे एक पॉइंट चाहिए यानी कि सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब आता है 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। भैया सीधी सी बात है, सारे राइट एंगल आपस में होंगे ही इक्वल, क्योंकि राइट एंगल होता है 90 डिग्री का और कहीं भी ड्रॉ कर लो वो तो 90 डिग्री का ही ड्रॉ किया जाएगा, चाहे उसे ऐसा ऐसा या ऐसा ड्रॉ कर लो, हमेशा वो तो 90 डिग्री का ही रहेगा। ठीक है, काफ़ी इजी पोस्टुलेट था। अब आता है फिफ्थ पोस्टुलेट, ये थोड़ा लॉजिकली वाला पोस्टुलेट, इसमें थोड़ा लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा और दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम लाइन। यानी कि कोई दो लाइंस पे एक लाइन फॉल करती है और दो इंटीरियर एंगल बनाती है, दैट इज़ यू एंड वी। ठीक है, लाइन के एक साइड ही बनाने हैं दोनों एंगल। ठीक है, ये दो लाइंस हैं, इन पर एक लाइन फॉल करी और दो इंटीरियर एंगल की फॉर्मेशन हुई विच इज़ यू एंड वी। ठीक है, दो इंटीरियर एंगल हैं और वो दोनों इंटीरियर एंगल लाइन के एक साइड होने चाहिए, चाहे तो इधर साइड बनाते चाहे इधर साइड बनाए गए हैं। आगे कहा गया है कि उन दोनों एंगल्स का सम,
उन दोनों एंगल्स का सम 180 से कम होना चाहिए, यानी कि ये भी लेस देन 90 होना चाहिए एंगल एंड ये भी लेस देन 90 होना चाहिए, भी लेस देन 90 होना चाहिए और ये भी लेस देन 90 होना चाहिए एंगल, ये बोला गया है क्वेश्चन में। अगर लेस देन होंगे तो ये जो दोनों लाइन हैं ये आपस में आगे मिल जाकर एक पॉइंट पर मीट करेंगी, यानी कि मिल जाएंगी। सिंपल वे में बोलूं, इस पोस्टुलेट में ये बोला गया है कि अगर उन दो इंटीरियर एंगल का सम 90 से कम होगा तो वो दोनों लाइंस आगे जाकर मीट करेंगी एक पॉइंट पे। अगर उन दो एंगल्स का सम लेस देन 180 होगा तो वो दोनों लाइंस एक पॉइंट पे जाकर मिल जाएंगी। तो ये यूक्लिड ने पोस्टुलेट दिए, एग्जाम्स दिए, जिनके बेस पे ही ये एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज 5.1 काफ़ी छोटी है तो इसी वीडियो में मैं एक्सरसाइज 5.1 भी कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1, 5.2 आपकी नई एनसीईआरटी में डिलीट करवा दी गई है तो 5.1 ही पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? Which of the following statements are true and which are false? Give reason for your answer। यानी कि ये ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, इन ट्रू फॉल्स में से हमें बताना है which is true and which is false। ठीक है, बस इतना बताना है और साथ में हमें उसका रीज़न भी बताकर चलना है। तो चलिए, पहला, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। केवल एक लाइन से, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, इसमें कह रहा है एक पॉइंट से केवल एक लाइन ही पास हो सकती है, तो ये है फॉल्स। अब क्यों, इसका रीज़न बताना है। देखिए, बोला था कि क्या एक पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। देखिए, ये एक पॉइंट है, क्या केवल इससे एक ही लाइन पास हो सकती है? नहीं, मैं तो इससे ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी, अनगिनत नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं, इसलिए ये फॉल्स है। यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं एक पॉइंट से। सेकंड, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखिए, दो पॉइंट्स ली, ए और बी, इन दोनों पॉइंट से क्या बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं? क्या बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं? देखिए, इनसे केवल एक लाइन ही पास हो सकती है, क्योंकि बात दो पॉइंट्स की करी गई है, यहाँ पर बात एक पॉइंट की करी गई थी। ये डिफरेंस है दो क्वेश्चंस में जो किसी भी बच्चे को आराम से कंफ्यूज कर देगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास नहीं कर सकती दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से। ठीक है, अब आता है थर्ड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। देखिए कि इसमें बोल रहा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन है ए और बी, ये दोनों साइड किसी भी दिशा में इंडेफिनेटली बढ़ सकती है। जी हाँ, ये हमने अभी पढ़ा था पोस्टुलेट में, आई थिंक सेकंड या थर्ड पोस्टुलेट था, थर्ड था शायद, जिसमें पढ़ा था कि हम किसी भी टर्मिनेटेड लाइन को इंडेफिनेटली किसी भी साइड बढ़ा सकते हैं। तो ये वाला हो गया ट्रू, साथ में मैं रीज़न भी बताकर चल रही हूँ। अब आता है फोर्थ, इफ़ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल हैं, यानी कि दो सर्कल, देखिए दो सर्कल हैं, एक ये है एक ये है, ये आपस में इक्वल हैं, तो क्या इनकी रेडियस भी इक्वल होगी? यस, अगर ये आपस में इक्वल है तो इसका मतलब यही है कि इनकी रेडियस इक्वल ही होगी। इसका आंसर है
ट्रू। रीज़न मैंने यही बताया है, यही इनका रीज़न है, यही आपको इस तरीके से डायग्राम बनाने हैं रीज़न के तौर पे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, फिफ्थ, इन द फॉलोइंग फिगर, जिसमें ए बी पी क्यू के इक्वल है, यानी कि ये लाइन पी क्यू के इक्वल है एंड पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है और ये वाली लाइन इसके इक्वल है, देन क्या ऐसा हो सकता है कि ए बी एक्स वाई के इक्वल हो? तो मैंने अभी आपको बताया था कि ए बी अगर पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल हो सकता है? तो मैंने आपको भी क्या बताया था, अगर ए बी एक्स के इक्वल है और एक्स वाई भी एक्स के इक्वल है, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स कौन है? एक्स है यहाँ पर पी क्यू, एक्स है यहाँ पर पी क्यू। समझ में आया कि यहाँ पर अगर ए बी एक्स के इक्वल है, एक्स वाई भी एक्स के इक्वल है, तो ए बी एक्स वाई के इक्वल हो जाएंगे। और एक्स एक्स कौन है यहाँ पे? एक्स है पी क्यू, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में इतना ही, रीज़न केवल आपको ये इतना ही करके बताना है, रीज़न पे ज़्यादा गौर नहीं देना है, केवल ट्रू फॉल्स पे ज़्यादा गौर देना है, ठीक है। तो ये भी हो गया ट्रू। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या आपको डेफिनेशंस बताने हैं, ये कुछ 3-4 डेफिनेशंस पूछी हैं आपसे, तो आपको बतानी है। सबसे पहली है पैरेलल लाइंस। इफ़ the perpendicular distance between two lines is always constant, then these are called parallel lines। यानी कि अगर, देखिए, यानी कि अगर दो लाइंस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहे, यहाँ जितनी है यहाँ भी उतनी रहे, यहाँ भी उतनी रहे, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल कहलाएंगी, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है, यानी कि परपेंडिकुलर से आप समझ गए हों, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर दो लाइंस एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, तो उन लाइंस को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ये हो गई परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। अब आता है लाइन सेगमेंट। स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट का सिंपल मतलब यही है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक लाइन खींच दी, वही हो गई लाइन सेगमेंट। अब आती है अगली डेफिनेशन, रेडियस ऑफ अ सर्कल। देखिए रेडियस ऑफ द सर्कल की डेफिनेशन है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। यानी कि डेफिनेशन है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसका मतलब कह रहे हैं कि सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, चाहे इस पॉइंट तक, चाहे इस पॉइंट तक, चाहे इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, ये चीज़, इसी को बोलेंगे रेडियस, यही होगी रेडियस, ठीक है। अब आता है स्क्वायर। अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल लेंथ की होंगी, सारी साइड इक्वल लेंथ की होंगी। ऑल एंगल ऑफ द सेम, यानी कि सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये स्क्वायर की डेफिनेशन हो गई, काफ़ी इजी डेफिनेशन थी, ठीक है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसिडर द टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। ये हमें पोस्टुलेट दिए गए हैं नीचे, तो इनके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट A and B, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C विच इज बिटवीन A and B। यानी कि कोई दो पॉइंट हैं, A पॉइंट एंड B पॉइंट, क्या उनके बीच में कोई अनदर C पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है? जी हाँ, कर लेगा, C एग्जिस्ट कर रहा है, ये कर गया C एग्जिस्ट, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है,
देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कोई 3 पॉइंट एग्जिस्ट कराने हैं जो सेम लाइन पर ना हो। देखिए ये ए बी सी तीनों सेम लाइन पे हैं, इसमें बोला है कि वो सेम लाइन पे नहीं होने चाहिए, तो ए सी बी, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां सी मिडिल में भी है ए बी के, लेकिन सेम लाइन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमने इसको कंडीशन को फॉलो करके ये डायग्राम बनाया है। अब देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या ये पोस्टुलेट जो यहाँ पे ये पहला और दूसरा लिख रहा है, क्या ये कोई अनडिफाइंड टर्म रखते हैं? देखिए इन पोस्टुलेट्स में बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म हैं। कैसे? लाइन, पॉइंट, इस तरीके न जाने कितने अनडिफाइंड टर्म्स का इन पोस्टुलेट्स में यूज़ किया गया है, ठीक है। सेकंड क्या पूछा है, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, यानी कि क्या ये जो दो पोस्टुलेट दिए गए हैं क्या ये आपस में मैच मिलते हैं, क्या ये आपस में एक दूसरे के साथ मैच खाते हैं। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है अलग, कंसिस्टेंट का मतलब होता है क्या ये अलग हैं, ये जो दो पोस्टुलेट दिए गए हैं क्या ये अलग हैं। यस यस दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट, ये पोस्टुलेट अलग हैं क्योंकि दोनों पोस्टुलेट अलग अलग सिचुएशन का बता रहे हैं। एक बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, बीच में सी पॉइंट रखिए, एक बता रहा है कि पॉइंट सी तो हो लेकिन वो एक सीधी लाइन में ना हो। तो ये बिकॉज दे रेफर टू टू डिफरेंट सिचुएशन, दोनों ही पोस्टुलेट अलग अलग सिचुएशन बता रहे हैं। आगे क्या पूछा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। और ये सारे पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करके दिखाने हैं। देख लें, ये यूक्लिड पोस्टुलेट को तो फॉलो नहीं करते हैं। नो दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, ये यूक्लिड पोस्टुलेट को तो फॉलो नहीं करते हैं लेकिन ये एक्सियम्स 5.1 को ज़रूर फॉलो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आगे समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि सी पॉइंट ए एंड बी के बीच में लाई करता है, सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट, ये हमको प्रूव करके दिखाना है, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं हमें गिवन क्या दिया गया है। गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि ए सी इज द हाफ ऑफ ए बी। तो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनाना, इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, यानी कि कोई एक सी पॉइंट है वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट है, ठीक है। ए और बी के बीच में प्रेजेंट है सी पॉइंट। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम की मदद से हमें प्रूफ करके दिखाना है। देखिए ये एक लाइन है ए बी, लाइन ए बी। अच्छा ये लाइन ए बी बन कैसे रही है, लाइन ए बी बन रही है ए सी के जुड़ने से, ए सी प्लस सी बी, ए सी में सी बी जोड़ा, ए सी में सी बी जोड़ा, ए सी प्लस सी बी, ठीक है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मैं सी बी की जगह बी सी लिखूंगी ताकि जो गिवन दिया गया है वो हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ गिवन दिया गया है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ये जो बी सी लिखा है क्या मैं इसकी जगह ए सी नहीं लिख सकती, ये बी सी जो लिखा है ये बी सी, इसकी जगह मैं ए सी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन बी सी की जगह आ जाएगा ए सी, ठीक है। आ गया इतना समझ में। ए बी इज इक्वल टू 2 ए सी, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, मैंने सी बी लिखा था पहले, सी बी, तो
तो सी बी क्यों हम बी सी भी लिख सकते हैं उल्टा करके। उल्टा करके क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बी सी ही लिखा हुआ है, इसलिए मुझे बी सी ही लिखना पड़ा। 2ac हो गया, ac प्लस ए सी 2ac। अब ये 2 जाएगा उधर, ये हो जाएगा हाफ ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, हाफ ए बी इज इक्वल टू ए सी। आया इतना समझ में। ये जो 2 है ये जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो यही तो प्रूफ करना था क्वेश्चन में, यही तो हमसे बोला था कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ए सी। तो इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं ठीक तरीके से, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इन दिस क्वेश्चन पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन पॉइंट। यानी कि एक पॉइंट है सी जो कि मिड पॉइंट है ए बी लाइन सेगमेंट का, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट है सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होना चाहिए। तो चलिए प्रूव करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे इससे हटके एक और अलग मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, जिसको नाम देंगे हम डी। इफ C इज अ मिड पॉइंट, अगर C को मिड पॉइंट मानते हैं तो AC क्या है, AC इज द हाफ ऑफ AB, AB का आधा है AC। ठीक है, AB का हाफ है AC, अगर हम C को मिड पॉइंट मानते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इफ D इज द मिड पॉइंट, अगर ये जो D पॉइंट माना है, अगर इसको हम मिड पॉइंट मानते हैं तो AD इज द हाफ ऑफ AB। अगर D को हम मिड पॉइंट मानते हैं तो D इज द हाफ ऑफ AB, AB का आधा होगा AD। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसमें RHS इक्वल है, एक साइड हमारी इक्वल है, तो जो दूसरी साइड है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। इफ वन साइड इज इक्वल, अगर इनकी एक साइड इक्वल है देन अनदर साइड आर इक्वल, तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। दूसरी साइड कौन सी, हाफ ए बी, ये तो आपस में इक्वल है ही, तो ए सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। ए सी इज इक्वल टू ए डी हो गया, यानी कि जितनी डिस्टेंस ए की सी से तक है उतनी ही ए की डी तक है। यानी अगर ए सी 4 सेंटीमीटर है तो ए डी भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये डी कोई अलग पॉइंट नहीं है, ये डी कोई अलग पॉइंट नहीं है, डी सी के ऊपर ही लाई करने वाला पॉइंट है। ठीक है, डी सी के ऊपर ही लाई कर रहा है, देन डी इज कोइंसाइड ओवर सी। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या हो गया, देन डी एंड सी आर बोथ मिड पॉइंट। ठीक है, दोनों ही मिड पॉइंट होंगे। आई बात समझ में। यानी कि ए सी कितना है, अगर यहाँ से लेकर ए सी तक की 4 सेंटीमीटर है, तो बोला है कि ए डी भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो 4 सेंटीमीटर तो यहीं तक रुक रहा है ना, तो ए डी को हमें यहीं प्लेस करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सी और डी ये एक ही पॉइंट की बात करी जा रही है, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि एक लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, ये कोई मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए 6 क्या कह रहा है,
in the following figure AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD. तो इसमें given दिया गया है AC is equal to BD. टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि AB को CD के बराबर लाइए. ठीक है, चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं. देखिए यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है AC. ठीक है, AC को लेंगे. AC कैसे बन रहा है, AC बन रहा है AB प्लस BC से, AB प्लस BC से. ये होगी इक्वेशन 1. अब दूसरी लाइन सेगमेंट लेते हैं. दूसरी कौन सी लेते हैं, BD. BD कैसे बनना है, BC प्लस CD. ठीक है, BC प्लस CD. ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई. अब इन दोनों इक्वेशन में से माइनस करेंगे हम BC. सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ इक्वेशन. देखिए AC इज इक्वल टू AB प्लस BC माइनस BC माइनस करें इसमें से भी. दूसरी वाली लेंगे BD इज इक्वल टू BC प्लस CD माइनस BC. BC से BC कैंसिल आउट, BC से BC कैंसिल आउट. क्या बचा यहाँ पे, AC इज इक्वल टू AB. यहाँ पे बचा BD इज इक्वल टू CD. ठीक है, BD इज इक्वल टू CD. सॉरी, यहाँ पे B आएगा क्योंकि यहाँ पे AB लिखा हुआ है ना, AB आएगा. ठीक है, अब देखिए ये वाली इक्वेशन तो ऐसी की ऐसी ही रहेगी. हमें बात करनी है दूसरी इक्वेशन की. दूसरी इक्वेशन क्या है, BD इज इक्वल टू CD. एग्जैक्ट हमें गिवन क्या दिया गया था, गिवन था AC इज इक्वल टू BD. यानी कि ये जो BD है, ये जो BD लिखा हुआ है, इसकी जगह हम AC भी लिख सकते हैं ना. ये इक्वेशन को तो ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं AC इज इक्वल टू AB. ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है. यहाँ पे क्या लिखा होता है, BD इज इक्वल टू CD लिख लेते हैं इधर BD. तो BD की जगह, ये BD की जगह हम AC भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, आया इतना समझ में, बस इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, अब इसके बाद देखिए जब हमारी एक साइड इक्वल है, इफ वन साइड इज इक्वल then सब्स्टिट्यूट करेंगे द इक्वेशन 1 एंड 2. तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब एक साइड इक्वल होती है तो सब्स्टिट्यूट करने से दूसरी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है. AB इज इक्वल टू CD. जब AC ये इक्वल है तो AB CD आपस में इक्वल हो जाएंगे. तो ये चीज़ें हमने एग्जाम्स में पढ़ी थी. कैसे पढ़ी थी कि अगर AB बराबर है x के और CD भी बराबर है x के तो AB बराबर हो जाएगा CD के. x क्या है यहाँ पर, x क्या है यहाँ पर, x है AC. पढ़ी थी ना ये चीज़ एग्जाम में. तो ये एग्जाम इसी तरीके से काम आएंगे, एग्जाम इसी तरीके से काम आएंगे. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. नंबर 7 काफ़ी इजी है. इसमें बोला है वाइज एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एग्जाम कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रुथ. नोट दैट ये इसमें बोला है कि पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट ना समझ लेना, एग्जाम 5 की बात करी गई है. कहा है कि एग्जाम 5 को यूक्लिड ने क्यों बनाया और इसको यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों लिया गया. देखिए एग्जाम 5 क्या है, द होल, एग्जाम 5 है द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट.
ये है एग्जाम नंबर 5। तो इसको यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों लिया गया? देखिए ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ही कि होल हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। देखिए अब ये है लाइन होल, इसका छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया हमने ए बी, तो ये ए बी छोटा होगा ना, ए बी छोटा होगा सी बी से, ठीक है, सी बी से छोटा होगा ए बी। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप कहीं भी किसी का भी एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए। अगर कोई एक बहुत बड़ी स्टिक है, हम उस स्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल देते हैं, तो क्या वो स्टिक छोटी हो जाएगी उस टुकड़े से? नहीं, वो स्टिक फिर भी उस टुकड़े से बड़ी ही रहेगी। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज में इतना ही, और 5.2 तो जैसे कि डिलीट करा दी गई है तो उसे मैं नहीं कर पाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए, पढ़ाई करती रहिए, हमारे चैनल की मदद से अच्छी अच्छी पढ़ाई करती रहिए।